हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का सेट नंबर 3। ठीक है, सेट 1 से लेकर सेट 2 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम 10 सवाल करेंगे। कितने सवाल करेंगे? 10 सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिंपल सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हर एक सवाल में एक लॉजिक है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला सवाल करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आप देखिएगा। जैसे कि आपको इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, जैसे कि 3 आम का दाम जो है, ठीक है, 3 आम का दाम जो है वो 18 रुपया है। कितना रुपया है? 18 रुपया। ठीक है, तो 10 आम का दाम कितना होगा? 3 आम का दाम है 18 रुपया। तो सबसे पहले तो हम एक आम का दाम निकालेंगे। कितना आम का दाम? एक आम का दाम। तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा? 6 रुपया, यानी कि 18/3 यानी कि 6 रुपया। और 10 आम का दाम कितना हो जाएगा? 10 आम का दाम हो जाएगा 6 गुने 10 यानी कि 60 रुपया। यानी कि 3 आम का दाम 18 रुपया है, तो 10 आम का दाम पूछा है, तो पहले एक आम का दाम निकालेंगे। कितना दाम का? एक आम का दाम। तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा? 6 रुपया। तो 10 आम का दाम 60 रुपया। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल है, एक मोबाइल के 3 मिनट 30 सेकेंड का बिल 10 रुपया है। ठीक है, एक मोबाइल के 3 मिनट 30 सेकंड का बिल 10 रुपया है। ठीक है, तो 4 मिनट 10 सेकंड का बिल रुपया में कितना होगा? ठीक है, देखिए 3 मिनट 30 सेकंड यानी कि 3.5 मिनट, यानी कि 3.5 सेकंड, सॉरी 3.5 मिनट। कितना मिनट? 3.5 मिनट का बिल कितना है? 10 रुपया। तो हमसे पूछा है 4 मिनट 10 सेकंड का, तो सबसे पहले 1 मिनट का निकालेंगे। कितना मिनट का? 1 मिनट का। 3.5 मिनट का दाम है, 3.5 मिनट 10 रुपया है, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा 10/3.5। ठीक है, अब हमको निकालना है 4 मिनट 10 सेकेंड का बिल। ठीक है, कितना मिनट का? 4 मिनट 10 सेकेंड। यहाँ पे 30 सेकेंड था, इसीलिए 3.5 कर दिए। यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो सेकेंड को हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। कितना से? जैसे कि देखिए 4 मिनट है, 4 + 10/60, यानी सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 6 × 24 1 25, 6 × 24 + 1 25, 6 × 24 1 25, यानी कि 25/6। क्या हो जाएगा? 25/6। तो हम टोटल कितना निकालना है? 25/6 मिनट, यानी इसका वैल्यू अब निकालना है। ठीक है, 25/6 मिनट। 1 मिनट का 10/3.5। ठीक है, तो 25/6 मिनट कितना हो जाएगा? 25/6 मिनट का हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/3.5 गुने 25/6। अब यहाँ से काटिए, तो जब काटिएगा पॉइंट का हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 से 3 बार में, 2 से 50। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 7 और 5 से 10, यानी कि 250, यानी कि 250/21। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा 11.9, क्या आ जाएगा? रुपया। ठीक है, ये रुपया में आएगा। कितना आएगा? रुपया में, यानी कि 11.9 रुपया। ठीक है, देखिए 3 मिनट 30 सेकंड यानी 3.5 मिनट का 10 रुपया था, तो 4 मिनट 10 सेकंड का बिल कितना होगा? ठीक है, 3.5 मिनट का 10 रुपया, तो 1 मिनट का 10/3.5। तो 4 मिनट 10 सेकंड था, तो 4 मिनट 10 सेकंड को हम तोड़ दिए। ठीक है, तोड़े तो कितना आया? 25/6। यहाँ जब सेकंड में है तो मिनट बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 10/60 यानी 24, 1 25/6। अब एक मिनट का था इतना रुपया, तो हमको 25/6 मिनट कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल जब काटिएगा तो यानी कि 11.9 रुपया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु का कीमत होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, क्रय मूल्य होता है। जब किसी वस्तु को बेच देते हैं तो वो मेरा सेलिंग प्राइस हो, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए 10 वस्तुओं का सीपी, ठीक है, यानी कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि 16 वस्तुओं का मीन्स गुना क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, सीपी
बराबर है किसके, तो बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। सवाल बोल रहा था 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या है, बराबर। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, 2 से 5 बार में। ठीक है, 2 से 8 बार में और 2 से 5 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा, 5/8। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जब किसी वस्तु का दाम है 5 रुपया, ठीक है, और उसको हम 8 रुपया में बेचते हैं, जब किसी वस्तु का दाम है 5 रुपया, जब उस किसी वस्तु को 8 रुपये में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होता है, 3 रुपया। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी किसी वस्तु का दाम है 5 रुपया और हम बेच रहे हैं 8 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 रुपया। कितना पे, हमेशा जब प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना, वो हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ कितना होगा, 3 रुपया होगा। किस पे होगा, जब लाभ और हानि होता है तो हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, तो सीपी कितना है, 5% निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कितना, 20 बार में, यानी कि 60% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सवाल बोल रहा था यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम एसपी और सीपी का मान निकालें, यानी कि सीपी का 5 रुपया, एसपी का 8 रुपया, यानी जब किसी वस्तु का दाम है 5 रुपया, बेच रहे हैं 8 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपया। किस पे, तो सीपी पे, गुना 100 यानी कि 60%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। ठीक है, ये समझ गए होंगे, 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 3 नंबर सवाल है किसी संख्या का 70% हिस्सा इसके 21% से 147 अधिक है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी कम और अधिक पूछे ना, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होता है। जब भी आपसे सवाल में दे दे कि कम और अधिक है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ अंतर बता रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या का 70% हिस्सा इसके 21% से 147 अधिक है, अधिक मतलब दोनों के बीच डिफरेंस, अंतर, तो संख्या क्या होगा। तो देखिए कितना परसेंट है, 70% और एक 21% दे रहा है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 49% का। कितना है, 49%, यानी 49% का वैल्यू 147 है। कितना है, 147। ठीक है, 49% का वैल्यू 147 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 147/49। ठीक है, यानी 49 कितना बार में कटेगा, 49 से 47, 147 3 बार में। ठीक है, 1% का वैल्यू 3 निकल गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुने 3 यानी कि 300। ठीक है, वो संख्या क्या होगा, 300 होगा। जब भी आपसे कम और अधिक पूछे तो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि अंतर होता है। ठीक है, सवाल बोल रहा था 70% और 21% से 147 अधिक है, अधिक या डिफरेंस उसका अंतर, तो 70 से 21 कितना अंतर है, 49%, तो 49% की वैल्यू 147 रुपया। ठीक है, और 1% का 3, तो 100% का 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। थोड़ा सवाल हल्का हल्का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल। नेक्स्ट करेंगे 4 नंबर सवाल। ठीक है, 4 नंबर सवाल को हम 2 मेथड से करेंगे। कितने मेथड से, 2 मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड देखिए जो बेसिक मेथड रहेगा। ठीक है, सवाल बोल रहा है यदि कोई दुकानदार वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 40% छूट प्रदान करता है, तो उसका हानि परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखिए सीपी एक होता है, एमपी एक होता है, एसपी आपको पता होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस, जब किसी वस्तु का कीमत रहता है तो वो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए सीपी जो है यानी कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से यानी कि सीपी से। तो सीपी अगर हम 100 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 100। जब भी वो जब अधिक करेगा तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, यानी अंकित करता है 140। ठीक है, यानी कि जब यदि कोई दुकानदार वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 40%, तो क्रय मूल्य हम 100 ले लिए, तो अंकित करेगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ आना चाहिए, जैसे कि एमपी मेन प्राइस गुने जब डिस्काउंट करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी निकलेगा। ठीक है,
SP। जब हम MP पे डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, मेन प्राइस पे जब हम डिस्काउंट करेंगे तो वो मेरा विक्रय मूल्य निकलेगा। हमको विक्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए MP मेरा कितना है 140, ठीक है, 140। डिस्काउंट कितना दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है 40% छूट प्रदान करता है। किस पे? अंकित मूल्य पे। तो 40% जब छूट प्रदान करेगा तो 60/100 कितना? 60/100। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 14 छक 84, कितना आ गया? ये 84। ये 84 मेरा क्या आया है? विक्रय मूल्य यानी कि SP आया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब मेरा कोई वस्तु का दाम है 100 रुपया, अब उसको हम बेच रहे हैं 84 रुपया में, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है? 16%, ठीक है। कितना लॉस मेरा हो रहा है? लॉस परसेंट जब निकालिएगा कितना होगा? 16, कितने पे? 100 पे, तो गुना कीजिएगा तो 16%, यानी कि लॉस मेरा कितना हो रहा है? 16%, ठीक है। फिर से समझिए, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। जब हम क्रय मूल्य लिए 100 रुपया तो 40% अधिक अंकित करेंगे तो 140 रुपया, ठीक है। अब ये आपको आना चाहिए कि मेन प्राइस पे जब डिस्काउंट करेंगे, मेन प्राइस पे जब डिस्काउंट करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मेन प्राइस मेरा कितना दिया हुआ था? 40, 140, ठीक है। डिस्काउंट 60%, तो 60/100। विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य तो हमको निकाला, यानी कि अब जब यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिएगा तो 14 छक 84, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा निकल गया 84। जब किसी वस्तु का दाम है 100 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 84 रुपया में, तो मेरा लॉस हो रहा है यानी कि 16%, यानी कि 16 रुपया लॉस हो रहा है, 16%। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड मेथड पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है, देखिए जब भी आपका 2% दे दे, एक अधिक अंकित करता है, एक छूट दे रहा है, ठीक है। तो एक आप इफेक्टिव रेट लगाइए, क्या? प्रभावी इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव रेट, ठीक है ना। देखिए इफेक्टिव रेट में फॉर्मूला है x - y - xy/100। शायद आप जानते होंगे। x का मान कितना होगा? 40%, ठीक है। जो अधिक यानी कि ऊपर बढ़ेगा, अधिक मतलब 100 में ऊपर जाएगा, छूट यानी कि डिस्काउंट यानी कि 100 से नीचे, तो जो 100 से नीचे आएगा वो माइनस में, जो ऊपर जाएगा वो प्लस में, ठीक है। तो 40 माइनस 40 माइनस 40 गुने 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये एक देखिए प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो -16, तो -16 कितना हो जाएगा? परसेंट, यानी जब माइनस में जा रहा है तो हानि, अगर प्लस में जाएगा तो लाभ। तो यहाँ देखिए क्या हो गया? -16%, यानी -16% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर सवाल देख क्या बोल रहा है? 5 नंबर सवाल है, एक भिन्न के 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 5 गुना का योग 7 है, तो भिन्न क्या होगा, ठीक है। सवाल है, एक भिन्न के 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 5 गुना का योग 7 है, तो भिन्न क्या होगा। सबसे पहले देखिए भिन्न जानते हैं। भिन्न हम मानते हैं x, ठीक है, x लेते हैं, x, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक भिन्न का 2 गुना, इसका हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से मल्टीपल कर देते हैं, और उसके व्युत्क्रम, अगर कोई संख्या है जैसे कि 5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। अगर 6 है तो 1/6। अगर यहाँ पे x है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? उसके व्युत्क्रम के 5 गुना, उसके व्युत्क्रम यानी कि इस भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि x का, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x का क्या है? 5 गुना है। 5 गुना का योग 7 है, यानी कि योग, ठीक है। एक भिन्न के 2 गुना, एक भिन्न लिए x, उसका 2 गुना, उसके व्युत्क्रम के 5 गुना का योग कितना है? 7 है। उसके व्युत्क्रम का 5 गुना का योग कितना है? 7 है, ठीक है। उसके व्युत्क्रम के 5 गुना का योग 7 है। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस 5x/7, 5x = 7। अब यहाँ पे क्या कीजिए? 2x² प्लस 5 = 7x, ये जो है x है बराबर उस पर जाएगा तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया? द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको पहले हम बेसिक से आपको सिखाते हैं, उसके बाद सिंपल मेथड बता देंगे निकालने के लिए, ठीक है। देखिए 2x² इधर जब बराबर की बड़ी से आएगा तो -7x प्लस 5 = 0। अब इसको तोड़ना है तो देखिए x² का गुणज कितना है? 2 से यानी 5 दूनी 10, 10 को जब तोड़िएगा कितना में आएगा? 2 और 5, ठीक है, 2 और 5।
तो देखिए गुना करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो जोड़िएगा या घटाइए, जोड़िएगा तो -2 माइनस -5 -2 -7, ठीक है। यानी कि 2x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अब क्या कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, ठीक है। x जब कॉमन लीजिएगा तो 2 - 5 2x - 5, ठीक है, 2x - 5, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 5 इक्वल टू 0। जो बीच वाला है ये भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है, दोनों सेम आना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x - 1, ठीक है, और 2x - 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 और 2x बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/2, 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कौन सा मान दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, अगर ये मारिएगा, अगर ये दिया रहेगा तो ये मारिएगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो ये दिया रहेगा, अगर प्लस में आएगा तो कोई एक दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये भिन्न ही पूछ रहा था, हम भिन्न क्या लिए थे x, तो x का वैल्यू अगर 5/2 रहेगा तो इसको आंसर मारिएगा या फिर 1। अब इसको हम सिंपल मेथड से आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसे निकालना था 2x² माइनस 7x प्लस -7x+5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं थे, तोड़िए 5 दूनी 10, ठीक है, 10 यानी कि 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 में तोड़ना है तो 5 और 2, ठीक है। अब देखिए -5 और -2 तो कितना हो जाएगा -7, जब जोड़िएगा दोनों को तो -7 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। जब साइन चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ठीक है। जो x² का जो गुणज होगा ना उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो 5/2 और यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, 1 5/2 आ गया। यहाँ पे भी देखिए वही था, यहाँ पे 1 था और ये 5/2 था। अगर आपके ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो ये मारिएगा, और ऑप्शन में ये दिया रहे तो ये मारिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, 2 को फॉर्म में तोड़िएगा, 5 और 2, यहाँ पे -5 -2 था तो साइन चेंज कर दिए प्लस, ठीक है। जो x² का जो गुना जाएगा उस पर आप डिवाइड कर दीजिए 5/2 और 2 से 2 कैंसिल तो 1 और 5/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल बोल रहा है, एक कार A, B और C अकेले क्रमशः 12, 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि काम को कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिए A 12 दिन में काम करता है, A जो है 12 डे में काम करता है, ठीक है, एक काम को। उसके बाद B जो है कितना दिन में करता है 8 दिन में, और C जो है 24 दिन में करता है, ठीक है। कितने दिन में करता है 24 दिन में। अब यहाँ से हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 24, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और सी का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये जो निकला है मेरा 1 दिन का काम निकला है, ठीक है। क्या निकला है 1 दिन का काम, ठीक है। जैसे कि देखिए ये 1 दिन में 2 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा 24 काम करेगा। अगर बी 1 दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा 24 काम। अगर सी 1 दिन में एक काम करता है तो 24 दिन में 24 काम करेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है 24 जो एलसीएम लेते हैं वो मेरा टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है टोटल वर्क। तो सवाल बोल रहा है यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर, ठीक है। तीनों का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकलेगा A + B + C, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 24, 3 2 5 1 6, यानी कि 6, यानी कि 4 दिन में समाप्त कर देगा। कितना दिन में 4 दिन में, यानी कि 4 × 24 4 दिन में समाप्त कर देगा। कौन तीनों मिलकर 4 दिन में 24 काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल, ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर सवाल है एक डीलर क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, ठीक है। एक डीलर जो है क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम के भार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डीलर का लाभ % क्या होगा, ठीक है। देखिए कोई भी जब वस्तु आप बेचिएगा तो 1000 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम पे बेचिएगा। कितने ग्राम पे
1000 ग्राम पे, ठीक है, कितना ग्राम पे, 1000 ग्राम। लेकिन जो डीलर जो है ना, 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। कितने ग्राम भार का, तो 950 ग्राम भार का प्रयोग करता है, ठीक है, जबकि उसको कितना करना चाहिए, 1000 ग्राम का, लेकिन करता है कितना, 950 ग्राम का। तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 50 ग्राम। कितना ग्राम, 50 ग्राम उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे, तो 950 ग्राम पे, कितना पे, 950 ग्राम पे 50 ग्राम प्रॉफिट हो रहा है। जब उसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। कितना से गुना, 100 से गुना, ठीक है, 0 से 0। अब देखिए 19 पचे 95, यानी कि 5 19 पचे 95, यानी कि 100/19 कितना आ जाएगा, 100/19 जब तोड़िएगा तो 5.5/9 19%, कितना, 5.5/19%, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो हो जाएगा लाभ परसेंट, ठीक है। देखिए सवाल बोल रहा था कि 1000 किग्रा के बजाय जो है वो 950 ग्राम का बटखारा का प्रयोग करता है, जबकि करना चाहिए कितना, 1000 ग्राम का, लेकिन प्रयोग कितना करता है, 950 ग्राम का, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट यानी फ़ायदा कितना हो रहा है, 50 ग्राम का, ठीक है, कितना पे, तो 950 ग्राम पे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं, जब कीजिएगा तो 5.5/9% 19%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर सवाल है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा। सवाल है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आता है तो तभी सॉल्व होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। सवाल है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है, तो आपको वर्ग के विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, क्या होता है, √2 गुने भुजा, यानी √2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है, 20। तो यहाँ से भुजा यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, 20/√2। अब इसको ऊपर से √2 से √2 गुना कीजिए, √2/√2 क्या हो जाएगा, 20√2/2। जब 2 से √2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से कितना बार कटेगा, 10 बार में, यानी कि कितना आ गया, 10√2, यानी a का मान कितना आ गया, भुजा का मान आ गया 10√2, ठीक है। अब सवाल है तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। देखिए जैसे कि वर्ग हो गया, ये वर्ग है, ठीक है, सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है, ए, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, सभी भुजाओं का योग, यानी कि a + a + a + a कितना हो गया, 4a, तो ये परिमाप कहलाएगा 4a, यानी कि परिमाप क्या होता है, 4 गुने a, ठीक है, परिमाप होता है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, ठीक है, 4a। अब a का वैल्यू कितना निकल गया, √2, यानी 10√2, तो 4 गुने 10√2 कितना आ जाएगा, 40√2, यानी कि परिमाप कितना निकल जाएगा, 40√2, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। सवाल कुछ नहीं था, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने a, तो इसका वैल्यू कितना है, 20, a का मान कितना आ गया, 10√2, ठीक है। अब यहाँ से वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4, a का मान कितना आ गया, 10√2, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 9 नंबर सवाल है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। सवाल है फिर से देख लीजिए, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी के अनुसार आप निकालिएगा, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। देखिए ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई हम x लेते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, ठीक है। जब स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई, ठीक है, देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 + x, कितना हो जाएगा, 100 + x। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और mx ट्रेन की लंबाई मान लिया, ठीक है। अब इक्वल स्पीड कितना दिया हुआ है, यानी कि स्पीड
45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो दिया है 45 वो प्रति घंटा में है, घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? सेकंड में निकल जाएगा। अब मेरा टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकंड। 60 ये तो सेकंड में, मिनट में नहीं है। अब यहाँ से बस x का मान निकाल दीजिए। यहाँ से काटिए, कितना बार में कटेगा? 5 से 3 से कटेगा 6 बार में, ठीक है। और 3 से 15 3 45, ठीक है। 6 से 60 10 बार में, यहाँ निकल गया 100 प्लस x, 15 5 75 और 75 गुने 10 यानी 750, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 750 माइनस 100, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 650। यानी जो ट्रेन की लंबाई थी, हम ट्रेन की लंबाई x लिए थे, ठीक है। ट्रेन की लंबाई क्या लिए थे? x। जो ट्रेन की लंबाई थी क्या थी? तो 60 मीटर थी। जो मेरा निकला है वो मीटर में, यानी कि ऑप्शन में जो रहेगा वो 650 मीटर। कितना है? 650 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस पर स्पीड गुना टाइम, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑलरेडी कितना दिया हुआ था? 100 मीटर, ठीक है। तो हम 100 ले लिए और x ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई है, हम उसको x ले लिए, ठीक है। दोनों को जब जोड़ दीजिएगा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 100 प्लस x डिस्टेंस निकल गया। और स्पीड कितना दिया हुआ था? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम सबसे पहले तो देखिए 45 जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए गुने 60, ठीक है। यानी कि 60 सेकंड दिया हुआ था टाइम। अब यहाँ से जब काटिएगा तो x पर कितना आ जाएगा? 650 मीटर, जो मेरी ट्रेन की लंबाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल, ठीक है। आज का लास्ट सवाल है 10 नंबर सवाल। देखिए सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम 120 है, ठीक है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए दो संख्या हैं, पहली संख्या एक दूसरी संख्या, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना है? 3:4, यानी कि पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 4, तो उनका एलसीएम 120 है। आप बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 4 दिया 12, 12 का वैल्यू 120 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 120। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/12 यानी कि 10, ठीक है। एक का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब एक का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू 30 और 4 का वैल्यू 40। अब क्या बोल रहा है? तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, यानी कि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 40 और 30 70। संख्या में क्या निकल जाएगा? 70। सवाल था दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, पहली संख्या दूसरी संख्या 3:4 तथा उनका एलसीएम 120 है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 4 12, यानी 12 का वैल्यू 120 है तो एक का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू 30 और 4 का वैल्यू 40। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था, ठीक है। तो जोड़ दिए 40 और 30 70। मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना था? 70 था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।